Hello everyone. So this video is about the important Supreme Court judgments that have been so far, and I will try to cover this video in two parts. Okay, so the first judgment right from 1950 that is important for us is A.K. Gopalan case, and इसमें Supreme Court ने ये content किया था that there was no violation of fundamental rights enshrined in Articles 13, 19, 21 and 22 under the provisions of Preventive Detention Act if the act was as per the procedure established by law. सो एक तरीके से ये जो ए के गोपालन केस था इसमें बोला गया था 13, 19, 21 एंड 22 जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका कोई वॉयलेशन नहीं होता है अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठा लिया जाता है तो सो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू लिया था आर्टिकल 21 का, और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव हो गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है शंकरी प्रसाद केस 1951 का, जिसमें ये जो केस था इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था जिसमें कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया गया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो आर्टिकल 368 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट किया था कि पार्लियामेंट की पावर जो है टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 इसके अंदर पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये शंकरी प्रसाद केस है। नेक्स्ट जो है बेरुबरी यूनियन केस था 1960 का, एंड दिस वाज रिगार्डिंग की पार्लियामेंट्स पावर टू ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ बेरुबरी टू पाकिस्तान, ठीक है। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 3 है हमारा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस नए जो स्टेट्स क्रिएट करना या उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना, ठीक है, ये सब इसमें आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था आर्टिकल 3 इन डिटेल एंड ये कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर दिस आर्टिकल टू एग्जीक्यूट द नेहरू नून अग्रीमेंट, ठीक है। एंड 9th अमेंडमेंट एक्ट इज वाज पास टू एनफोर्स द अग्रीमेंट। बेरुबरी यूनियन केस इसमें लिखा नहीं है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी बेरुबरी यूनियन केस की, एंड दैट वाज कि प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो बेरुबरी यूनियन केस ने ये कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोलकनाथ केस 1967 का, एंड इस केस में भी ये जज किया गया था। इनफैक्ट देखा जाए तो राइट फ्रॉम 1951 शंकर प्रसाद केस से लेकर गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस तक ये आप पढ़ भी चुके होंगे कि ये जितने भी केसेस हैं दीज आर विद रिस्पेक्ट टू कि लाइक पार्लियामेंट की कितनी अमेंडमेंट की पावर है एंड क्या पार्लियामेंट किस हद तक अमेंड कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये तो पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एंड एक जो केस होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो ओके फाइन, गोलकनाथ केस में देखते हैं क्या हुआ। गोलकनाथ केस में ये क्वेश्चन था कि क्या अमेंडमेंट जो है वो लॉ के अंदर आता है आर्टिकल 13 के अंदर, एंड वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में ये कंटेंट किया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एंड ये पार्लियामेंट्री पावर्स के अंदर नहीं आती है, ठीक है। एंड दैट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनानी पड़ेगी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिए थे। Also इसने ये स्टेट किया दैट आर्टिकल 368 इट गिव्स द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था कि आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन पावर नहीं दी गई है टू कन्फर द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो उसके बाद में आता है दैट इज केशवानंद भारती केस 1973 का, एंड जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी आया है। सो द जजमेंट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो एलैबोरेटली डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, बट या एक आप कह सकते हैं एक लिमिटेशन जो है इसमें दे दी गई है on the amending powers of the parliament। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया
that although no part of the constitution including fundamental rights was beyond the parliament's amending power, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन डिस्क्लेमर इसके साथ, एक कंडीशन एक इसके साथ में ये है that the basic structure of the constitution it should not be abrogated by any constitutional amendment। आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नहीं मतलब चेंज कर सकते, बिकॉज अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर, सपोज एक मकान की नींव है, अगर आप उसे ही हिला दोगे या चेंज कर दोगे तो पूरा मकान जो है वो क्रम्बल हो जाएगा, राइट। सो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिस इन इंडियन लॉ इन विच जुडिशरी, और ये एक तरीके का हथियार होता है जुडिशरी के हाथ में, that they can strike down any amendment passed by parliament that is in conflict with the basic structure of the constitution। Fine। So केशवानंद भारती केस ने जुडिशरी को एक पावर दे दी कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। जो अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से रिगार्डिंग एक एक्ट आया था जिसमें कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, उसको भी जुडिशरी ने यही कहकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में आते हैं इंदिरा सी। अब केशवानंद भारती केस के बाद में अभी ये कुछ इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ क्रोनोलॉजी हमें पता हो कि कई बार ना प्रॉब्लम्स में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि क्रोनोलॉजी में आपने लगाइए, या थोड़ा सा भी ब्रीफ हो आपको दैट विच जजमेंट इज रिलेटेड टू विच थिंग, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू एटलीस्ट एलिमिनेट द ऑप्शंस। सो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इसको अप्लाई किया था और एक आर्टिकल इन्होंने इंक्लूड किया था 329A, इसको स्ट्राइक डाउन किया था, ठीक है, जिसमें कि मतलब अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई थी पार्लियामेंट के हाथ में, दैट इवन द जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू वट एवर द पार्लियामेंट हैज like suggesting any amendment or doing any amendment, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट, मनेका गांधी केस 1978। तो इसमें एक मेन इशू ये था कि वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू गो अब्रॉड क्या आर्टिकल 21 के अंदर आता है या नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट इट इज इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। एंड इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं मनेका गांधी केस, आज भी कोट करते हैं, दैट इज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनेबलिंग लॉ was not enough to restrain personal liberty। सिर्फ लॉ का होना कि हाँ ये लॉ है, इससे हम पर्सनल लिबर्टी को जो है किसी की लिबर्टी को कॉन्स्ट्रेन कर सकते हैं, ये मतलब लाइक एक फुल्ली कंडीशन नहीं है कि आप किसी भी लॉ से किसी की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन कर लो। दैट लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। तो ये लॉ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। तो एक तरीके से इसको कहा जा सकता है कि मनेका गांधी केस एक तरीके का हार्बिंगर था या एक स्टार्टिंग थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक प्रोसेस होती है उसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, एंड ये केस जो था इसने स्ट्रेंथन कर दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, एंड इसने स्ट्राइक डाउन किया था दो चेंजेस जो किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। I'll be making videos on important amendments as well, fine। So okay, तो इसने दो जजमेंट्स को स्ट्राइक डाउन किया था जो किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय दिस एक्ट, declaring them to be violative of the basic structure, and this judgment makes it clear that constitution and not the parliament is supreme। So if suppose there is a question that which judgment makes it clear that the constitution is the ultimate supreme in India, not the parliament। See, India में ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है, ना जुडिशरी सुप्रीमेसी है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ऑलराइट। सो दिस इज Now this is Vaman Rao case 1981, although it's not very important, that for the sake of chronology and I'm writing, so I have written it। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रिटेरिएट किया था, and it also drew a line of demarcation। ये बस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस जजमेंट ने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी थी कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया दैट कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है
तो 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी मतलब अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने किए हैं, आप उन पर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाओगे, ठीक है, तो दैट इट शुड नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली टू रीओपन द वैलिडिटी ऑफ एनी अमेंडमेंट, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर उन पे लगेगा। तो ये कौन से केस ने बताया था? ये वमन राव केस 1981 ने बताया था। नेक्स्ट शाहबानो बेगम केस 1985 का है ये, एंड इट्स अ माइलस्टोन केस फॉर मुस्लिम वुमेन्स फाइट फॉर राइट्स, राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था, क्या अपहेल्ड किया था? राइट टू एलिमिनेट फॉर अ मुस्लिम वुमेन and said that the code of criminal procedure is applicable to all citizens irrespective of their religion, ठीक है। तो राइट टू एलिमिनेट मुस्लिम वुमेन के लिए अपहेल्ड किया गया था इसमें, लेकिन इसके बाद ही एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। सो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। कैसे ओवरटर्न करेंगे? वो ऑब्वियसली एक लॉ बना के, तो उन्होंने एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और डिवोर्स एक्ट 1986, जिसके अकॉर्डिंगली एलिमिनी नीड बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। एलिमिनी उस इद्दत पीरियड में ही दी जाएगी, ठीक है, जो भी मतलब ये एक्ट था वो मुस्लिम की पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली था, ठीक है। सो शाहबानो केस के बाद में MC मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986, इस केस में एक्चुअली 3 इशूज को डील किया गया था कि आर्टिकल 32 जिसमें कि रिट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इशू ऑफ कंपनसेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि अंडर आर्टिकल 32 it's like article 32 is not restricted to preventive measures, ठीक है, but also remedial measures when rights are violated, ठीक है। and it's also held that in the case of industries जो कि hazardous और inherently dangerous activities में involved हैं, absolute liability was to be followed, and finally it also said that the amount of compensation must be correlated to the magnitude and capacity of the industry so that it will be a deterrent, ठीक है। तो MC मेहता केस ये इससे रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू कि इंडस्ट्रीज की कितनी लायबिलिटी होगी, कितना कंपनसेशन होगा, एंड आर्टिकल 32 जो रिट जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के लिए ही कि कुछ गलत ना हो जाए तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई रिट इशू कर रहा है, बट ये एक रेमेडियल मेजर की तरह भी यूज हो सकता है। उसके बाद में आते हैं इंदिरा सवानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4) fine, which provides for reservation of jobs and in favor of backward classes। तो इंदिरा सवानी केस में, और ये टाइम टू टाइम कोट भी किया जाता है जजमेंट में जब भी रिजर्वेशन की बात आती है, तो इसमें अपहेल्ड किया गया था दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। मतलब इस जजमेंट ने ये मान लिया था कि 27% रिजर्वेशन जो OBCs को दिया गया है दैट इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कुछ कंडीशंस इसमें लगा दी थी, जैसे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने वाली, एंड प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, एंड टोटल रिजर्व्ड कोटा जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में SR बोमाई केस, ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स एंड इवन फॉर मेंस। SR बोमाई केस 1994 में आता है, एंड इस जजमेंट में कहा था दैट सुप्रीम कोर्ट tried to curb the blatant misuse of Article 365। तो SR बोमाई केस में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं with respect to the implementation of Article 356, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट आते हैं विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसके बेसिस पे अभी सेक्सुअल ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट पब्लिक प्लेसेस एक्ट बना, जिसके बाद में इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस ही फॉलो होती थी सुप्रीम कोर्ट की। तो इस केस ने डील किया विद सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है। एंड इन द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी एम्प्लॉयर्स के लिए एज वेल एज अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए टू इमीडिएटली इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इनको विशाखा गाइडलाइंस बोला गया, and these were to be considered law until appropriate legislation was enacted। और फिर 2011 में, I think 2011 में ही शायद
ये क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस एक्ट जो है वो बना दिया गया। उसके बाद में आते हैं आईआर कुब्लो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस जो है। इस जजमेंट ने हेल्प किया कि अगर कोई लॉ 9 शेड्यूल में रखा गया है, एक्चुअली क्या था कि पहले ये था कि कोई भी लॉ अगर 9 शेड्यूल में रखा जाता है ना, तो उसको जुडिशरी के द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सो एनी लॉ विच इज प्लेस्ड in the ninth schedule, it cannot be reviewed by the judiciary. So obviously it is against the basic structure of the constitution, right? So आयर कोलो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 वाले जजमेंट में ये कहा गया कि इफ लॉ इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन स्टिल बी एग्जामिन, उसका स्टिल एग्जामिन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। एंड ठीक है, उसके बाद में वमन लॉ का तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। ओके, सो लेट मी सी अगेन। Fine. So this is the part 1 of the judgments, and part 2 I'll do later on, जो कि 2007 से आगे के judgments होंगे, the important judgments until 2019 or 20. Fine. So